बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। फैज़ हमीद को पकड़ें, उसका नाम ले बताएं, और ताहिरुल कादरी साहब को भी पकड़ें। वो जो कनाडा जाके याशी कर रहे हैं, वो कैसे चले गए हैं? फसाद फिल अर्ज की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? कनाडा में कोई जाके हंगामे कर सकता है? ये तमाम सवालात उठा दिए हैं काजी फाइज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम सवालात उठा दिए हैं और मुश्किल खड़ी कर दी है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन इस तफसील में आने से पहले आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम किसने बनवाया था और अब उन्हें क्या गिला है। और वैसे तो एक और इशू भी चल रहा है कि वो मुद्दत ख़त्म हो गई है गैर कानूनी तारकीन वतन की, और अफगानियों के खिलाफ खसूसन वैसे तो कहा जा रहा है कि तमाम गैर मुल्की जो हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है और गैर मुल्की बहुत कम होंगे, जो बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में थे वो अफगानी हैं और बड़ी मुद्दत से रह रहे थे, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है। ज़ाहिर है छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक जिनकी पाकिस्तान में पैदाइश हुई है, वो यहीं पर तालीम हासिल कर रहे थे, यहीं पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेवल पर थे, या कोई कारोबार कर रहे थे या जॉब कर रहे थे। ये सारे काम हो रहे थे और अब अचानक हमने उनको निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, और ये बिल्कुल एक लीगल प्रोसीजर है कि दुनिया भर में कहीं भी इल्लीगल जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। पूरी दुनिया में, जिनको हम महज़ब तरीन ममालिक कहते हैं और जिनकी हम मिसालें देते हैं, वहाँ पर भी ये सब कुछ होता है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ज़रा कुछ रिलीफ भी मिलता है। उसमें हमारे यहाँ भी हो सकता था और है भी। जो लोग तो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज़ हैं, पनाह गज़ीन हैं, रजिस्टर हुए हुए हैं यूएन के साथ और पाकिस्तानी इदारों के साथ, उन लोगों को तो कुछ नहीं कहा जा रहा। हाँ, उसके लिए कुछ पॉलिटिकल सियासी जमातें जो हैं उनकी रिजर्वेशंस हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिजर्वेशन है। उनका ख्याल है कि जो लीगल रिफ्यूजीज़ हैं उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी जायदादों पे, उनके कारोबार पे कब्जे के लिए। ऐसे इक्का दुक्का केसेस बिल्कुल मुमकिन होंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, हुकूमती इदारे हैं, उन सब का काम है कि वो एहतियात से काम लें और कि कोई इस तरह से ब्लैकमेल ना हो। और लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ है दहशत गर्दी के हवाले से ख़ुसूसन, उसमें मजबूरन ये फिर सब कुछ हो रहा है। और चूँकि ये डिसीजन हो गया है और उस पर कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है, तो अब तो ये काम चल पड़ा है और डेडलाइन ख़त्म हो गई है। आज से तो बाकायदा उस पर लीगल एक्शन शुरू हो गया है। दुनिया भर से मुख्तलिफ मुल्कों ने भी हमें मुख्तलिफ ऑफ़र्स दिए हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं, कुछ फ़्लाइट्स स्पेशल जा रही हैं, कुछ लोगों को बाय रोड और इस तरह से क्रॉस कराया जा रहा है। कुछ बच्चों की वीडियोज़ आई हैं। एक बच्चे की वीडियो कल से गर्दिश कर रही है जो स्कूल में अपने सब साथियों से मिल रहा है। थोड़ा सा जज्बाती सीन भी है। अच्छा, ये नॉर्मल नेचुरल सी बात है। नॉर्मल तो क्या मैं कहूँ, नेचुरल सी बात है कि वो जज्बाती भी होंगे बच्चे, आपदीदा भी होंगे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या इस सारे एक्शन से हमें कोई फ़ायदा भी होगा? कोई हुकूमत ने या जो भी इदारे इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ इसके लिए चार्ट बनाया होगा, कोई प्लान बनाया होगा कि ये हमारी ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमने ये काम शुरू किया है, ये एक्शन लिया है और इसका हमें ये फ़ायदा होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। तो मेरे ख्याल में हमें वो भी सामने रखना चाहिए और देखना चाहिए कि जब हम इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं तो वाकई कोई फ़ायदा भी होना चाहिए। अच्छा, फ़ायदा तो बहुत से लोगों को नहीं होता। जैसे आसिफ जरदारी साहब नाला हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म उन्होंने बनवाया और फिर शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि क्या काम नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने जो आसिफ जरदारी साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने करने हैं। हाँ, इस मैसेज में सिर्फ ये बताना उनका ज़रूरी था, या उन्होंने जो वजाहत की है वो ये कि हमने बनवाया शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि अदम एतमाद की तहरीक को जिस तरह से प्लान किया, लोगों को जोड़ तोड़ जो था ना, पार्टियों को तोड़ना और अपने साथ मिलाना, वो सारी चीज़ों में आसिफ जरदारी साहब का अहम रोल था। फ्रंट पे वही थे। और फिर नून लीग को इस बात पर तैयार करना कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए, उसमें भी आसिफ जरदारी साहब ने अहम रोल प्ले किया। तो यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया। लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि शहबाज शरीफ ने फिर काम नहीं किया, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा थे, बल्कि पूरी वज़ारत ख़ारजा उन्हीं के ज़िम्मे थी। उसमें
एक वज़ीर को एंटर करने की कोशिश की नून लीग ने, जिस पे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी नहीं मानी, और फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में वज़ारत ख़ारजा रही। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़ा एक्टिवली दौरे किए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का केस लड़ा, सारा कुछ किया। लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से वो 16 माह दोनों पार्टियों के लेवल पे, पब्लिक के लिए तो अच्छे तरीके से नहीं थे, पब्लिक की तो ऐसी की तैसी फिरी है। जो महंगाई हुई है, जो इन्फ्लेशन थी, जो पेट्रोल की कीमतें, जो गैस की कीमतें, जो बिजली की कीमतें, जिस तरह से रुपी डिवैल्यू हुआ, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था, वो सारी चीज़ें बड़ी ख़तरनाक थी। लेकिन बहरहाल हमें बताया गया कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगाया है। अभी तक तो ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा कि उसके वाकई कोई पॉजिटिव नताइज निकले हैं, क्योंकि उस 16 माह में कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं थी। जितना थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे जो ग्रिप बनी है हुकूमत की, जो थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, वो सारा निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है। वो पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें कुछ नहीं हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो काम तो नहीं हुआ। लेकिन जरदारी साहब का गिला थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बार वो अपना बता रहे हैं कि हम सिंध में ये कर सकते हैं और हमने ये किया, यूनिवर्सिटी बना दी है, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सारी चीज़ें। ज़ाहिर है इलेक्शन आ रहा है, सर पर है इलेक्शन, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना एजेंडा देना है, अपनी बातें बतानी है कि वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया। नवाज शरीफ साहब भी इसी पर काम कर रहे हैं, आईपीपी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ है, नवाज शरीफ साहब का तो अभी नून लीग का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने भी फॉर्मल मैनिफेस्टो अभी नहीं अनाउंस किया है। तो वो जब आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्या सोच रही हैं और क्या वाकई अवामी हुक्मरानी का दौर आ जाएगा या दौर हुकूमत किसी और के हाथ में ही रहेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2018 से पहले और 14 और उससे ऑनवर्ड्स वो जो धरनों वाले थे वो मामला चल रहे थे, क्योंकि धरनों के केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फैजाबाद धरना केस, और काजी साहब बज़िद हैं कि जनाब फैज साहब कोई पकड़े। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन बातों का जो सारी कार्रवाई चल रही है, जो आज अदालत में कार्रवाई थी, उससे यही लग रहा है कि उनका मतलब ये था कि बताएं कौन है पीछे, कौन है। अबसार आलम साहब ने, मैंने वो अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था, उन्होंने तो खुल के बयान दे दिया ना कि हम पे दबाव था, और वो दबाव था फैज़ हमीद साहब का, और फैज़ हमीद साहब ये कुछ करवा रहे थे कि इस चैनल को बंद कर दें, इसको चला दें, नजम सेठी को फारिग कर दें, हुसैन हक्कानी के खिलाफ कार्रवाई कर दें। सारा कुछ फैज़ हमीद कर रहे थे इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ये उनका काम नहीं था। वो कर रहे थे और करवा रहे थे, चैनल्स को बंद करा रहे थे, बंद किए हुए चैनल्स को चलवा रहे थे, ये सारा कुछ फैज़ हमीद साहब कर रहे थे। तो आज अबसार आलम साहब फिर पेश हो गए, उन्हें सब बुलाया गया, और चेयरमैन पैमरा को जो इस वक्त हैं उन्हें भी बुलाया गया, सलीम बेग साहब जो उस वक्त भी चेयरमैन पैमरा थे, सेकेंड उनका टर्म है ये, तो उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने खासी की है। उनका बताएं नाम ले, डरते किस बात से हैं। चेयरमैन पैमरा बार बार कहते रहे कि मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। उनका अल्लाह से डरते हैं तो फिर नाम लें, बताएं कि कौन था, जो कौन आपको प्रेशराइज कर रहा था, ये किसके कहने पे, नज़रसानी की दरखास्त किसके कहने पे थी। तो वो ये बताने से कासर है कि नज़रसानी की दरखास्त किसके कहने पे थी। पहले तो उनका ज़ुबानी फैसला हो गया था, उनका नहीं दरखास्त निकालें, दरखास्त निकाली, उस पर सलीम बेग साहब के साइन है, और ज़ाहिर है उन्होंने खुद ही किया ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि उन्होंने किया था ये काम, लेकिन वो बताने से कासर हैं। क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, और सारे इदारों ने दरखास्तें वापस ले लिया है। तो चीफ जस्टिस साहब का कहना यह है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है ये आई वॉश है, और इसके जरिए आप सब कुछ छुपा देंगे। हमें मास्टरमाइंड का नाम बताएं कि किसने किया था, ये धरना करवा कौन रहा था। और ना सिर्फ वो फैज़ हमीद साहब को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, बल्कि वो ताहिरुल कादरी साहब को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। अदालत के बड़े क्लियर रिमार्क्स हैं कि एक शख्स को बुलाया गया कनाडा से, और उसने आके हंगामे किए, सारी खराबियां की, और उसके बाद वो वापस भी चला गया। उनका ये कैसे हो सकता है? क्या हम पाकिस्तान से जाके कनाडा में इस तरह से हंगामे करके ये सारा कुछ करके वापस आ सकते हैं? उनका नहीं, बल्कि उन्होंने मिसाल दी कि कनाडा में एक सिख रहनुमा का मर्डर हुआ है, तो उस पर उन्होंने पूरे मुल्क से, यानी इंडिया से वो झगड़ा शुरू कर दिया है, फॉर्मल ऑफिशियल। तो हमारे यहाँ वो रियासत बचाने आए थे ताहिरुल कादरी साहब, उनका फसाद फिल अर्ज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी अदालत के रिमार्क्स के मुताबिक ताहिरुल कादरी साहब फसाद फिल अर्ज़ के लिए आए थे, और वो दीन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मज़हब को इस्तेमाल करके जो लोग अपने सियासी और माली
मुफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं, इंतहाई गलत बात है। उसको कहीं ना कहीं तो रोकना चाहिए। और अदालत की ये रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा ये जो हम कर रहे हैं इसका फ़ायदा ये होगा जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे, असल मुजरिम, असल मुल्ज़मान सामने आ जाएंगे, तो आइंदा वालों को नसीहत मिलेगी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी। उनका ये बताएं, असल मास्टरमाइंड को पकड़ें। तो काजी फाइज ईसा साहब तो अड़ गए हैं कि जनाब लाएं ये दोनों को। मतलब आज की जो बहस थी सारी, आज की जो कार्रवाई है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि अदालत बिल्कुल क्लियर है, अदालत को साफ पता है कि ये दो बंदे इसके मुजरिम हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब, जो उस वक्त तो रिटायर्ड नहीं थे ज़ाहिर है, और जनाब ताहिरुल कादरी साहब जो कनाडा में बैठे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं इनको बुलाएं, पकड़ें और बताएं कि ये क्या कर रहे थे। और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके TORs का मतलब है सब कुछ फारिग, सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको याद है जब ये पहले दिन ये बात हुई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, तो मैंने आपसे यही बात की थी कि इस कमेटी का मतलब ये है कि सबको क्लियरेंस मिल जाएगी, क्लीन चिट सबको मिल जाएगी कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इस तरह से एक गोल मोल सा वो अमलगम बना देंगे कि किसी के जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। तो उन्होंने कहा इसके बजाय आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं और बताएं कि वो उनके TORs दोबारा बनाएं, फिर उनकी रिपोर्ट किसके पास आएगी और कार्रवाई हो और लोग बाउंड हो उसमें पेश होने के लिए, वो कमीशन बनाए ताकि इस मसले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो काजी फाइज ईसा साहब तो माफ़ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ज़ाहिर ये उनका कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, असल में वो एक फ़ैसला, उन्हीं का दिया हुआ फ़ैसला है, वो उस पर अमल दरामद चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर ये अमल दरामद हो जाता है, अगर जिस तरह से काजी साहब आप कह रहे हैं, तो आइंदा के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, उधर ये भी जिक्र हुआ कि अबसार आलम साहब ने तो उस वक्त चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ को और नवाज शरीफ साहब को जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको ख़त भी लिखे। अबसार आलम साहब की बहादुरी वैसे कमाल की है कि वो खुल्लम खुल्ला उन्होंने नाम लेकर बताया कि जनाब ये साहब थे, ये प्रेशराइज कर रहे थे। तो दूसरी तरफ से जवाब आ जाए, बता दें कि नहीं कर रहे थे, आए ना ज़रा सामने, और बाकी इदारे भी बताएं कि किसके कहने पर वो नज़रसानी की दरख्वास्त पहले दाखिल की थी, जमा कराई थी, और किसके कहने पे वापस ले रहे हैं, तो चीज़ें खुल जाएंगी। अब असल जिम्मेदारी आएगी सियासी रहनुमाओं की। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस तरह वो कोई भी केस चल रहा हो ना तो भाग कर जाते हैं कि जनाब हम भी पार्टी हैं, हमें पार्टी बनाएं, इसमें आए ना ज़रा पॉलिटिकल पार्टीज़ जवाब दें। वैसे तो नवाज शरीफ साहब जिस तरह चीफ जस्टिस साहब सबको बुला रहे हैं कि उसका नाम था, चेयरमैन पैमरा को बुला लिया, उनके DG लॉ को बुला लिया, तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी पूछा जा सकता है कि सरकार आप भी बता दें, आपको ख़त लिखा था तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई। हुकूमत के ज़रिए, मतलब उनके नुमाइंदे के ज़रिए कुछ तो जवाब आए। और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि एक डिसीजन करें, मिल के बैठ जाएँ और डिसीजन करें कि हमने आगे कैसे चलना है। अगर मिट्टी डालनी है, जो नवाज शरीफ साहब का इस वक्त प्लान है कि मिट्टी पाओ, सारा कुछ गोल कर दो, ये भी मुमकिन है। अगर सारी पार्टीज फैसला कर लें तो शायद इसी तरफ चल पड़े। लेकिन क्या उसके बाद हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या हम जमहूरियत के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे? क्या अवाम का हक़ हुक्मरानी बहाल हो जाएगा? और क्या उस हक़ हुक्मरानी की वजह से अवाम के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाबात हमारे सियासी रहनुमा ही देख सकते हैं, और हम दुआ कर सकते हैं कि उनके अच्छे जवाबात आएँ और इससे हमारे मसले हल हो जाएँ। शुक्रिया।